बेबी माय डार्लिंग, हैप्पी चॉकलेट डे। ये क्या, तुम मेरे लिए बस 2 ही चॉकलेट लाए? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। ओ माय बेबी, अभी तो ना तुम 2 चॉकलेट से काम चला लो, अगले चॉकलेट डे पे तुम जितनी चॉकलेट बोलोगी मैं उतनी ला दूंगा। ओके ओके, तुम कह रहे हो ना तो अभी मैं मान जाती हूँ 2 चॉकलेट में, लेकिन नेक्स्ट ईयर ना तुम मेरे लिए 4 चॉकलेट लेके आना, और उससे भी नेक्स्ट ईयर ना तुम मेरे लिए 6 चॉकलेट्स लेके आना। और फिर तुम, अरे बेबी ठहरो ठहरो, ये तुम चॉकलेट की क्वांटिटी किस हिसाब से बढ़ा रही हो? अरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से। तुमने अभी मुझे 2 चॉकलेट दी तो मैंने नेक्स्ट ईयर में +2 कर दिया, तो अब तुम मुझे 4 दोगे नेक्स्ट ईयर। फिर मैंने वापस से +2 कर दिया तो तुम मुझे 6 दोगे। अब फिर ऐसे ही +2 करती जाऊंगी और तुम मुझे दे जाओगे। वैसे मैं सोच रही थी कि आज से 10 साल के बाद तुम मुझे चॉकलेट डे पे कितनी चॉकलेट्स दोगे? हाँ, अरे बाप रे, ये तो मेरे सारे पैसे चॉकलेट में ही लगवा देगी। अरे बेबी अभी तो तुम ये चॉकलेट खाओ ना, बाद में देखेंगे। अच्छा वैसे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? अरे ये समझने के लिए तुम शिविका की पाठशाला पर शिविका का वीडियो देखो ना। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खमागणी, वणक्कम एंड हेलो। माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे। जी हाँ, इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं सभी को चुन चुन कर मारेंगे नहीं, अच्छे से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स गिवन है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। इसे समझने के लिए हमें पहले सीक्वेंस को समझना होगा। अब ये सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस और प्रोग्रेशन ये समझ लो आपस के जुड़वा भाई हैं, एक जैसे ही हैं। तो सीक्वेंस समझेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, यानी समांतर श्रेणी है क्या। उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ एपी। आंध्र प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? ना आंध्रा ना अरुणाचल, यहाँ पे बात हो रही है एपी मतलब कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जी हाँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टाइप्स होते हैं, कौन कौन से हैं वो जानेंगे। और आगे आपको चैप्टर के अंदर जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है ना, वहाँ पे भी एपी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि ये एपी है क्या। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ही हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर एपी कहते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा जनरल डायर, 1 नंबर का चौथा, उसके बारे में का ही पढ़ेंगे। ए भाईलू, यहाँ फोकस करो ने, जनरल डायर नहीं, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक फॉर्म होती है, लीनियर इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म होती है, उसी तरीके से यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की भी एक जनरल फॉर्म है, उसको जानेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हमारे अगले 2 टॉपिक, दैट इज nth टर्म ऑफ एन एपी। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म क्या है वो भी जानेंगे, nth क्या है ये भी समझेंगे। उसके बाद आ जाता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी पहली n टर्म्स। ये n टर्म समझ लोगे, उसके बाद आपको ये दोनों के दोनों टॉपिक बहुत ही आसान लगने लगेंगे। तो चलिए बिना किए इधर उधर की बात करते हैं चैप्टर की शुरुआत। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है सीक्वेंस क्या होता है। सो सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स और अ सेट ऑफ नंबर्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलोड बाय सम रूल। सीक्वेंस एक अरेंजमेंट होती है, किसी ऑब्जेक्ट की ले सकते हो या नंबर्स की ले सकते हो, या इवन दो ह्यूमंस की भी एक सीक्वेंस होता है। वो कैसे होता है वो भी देख लेंगे। उसके बाद इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर किसी रूल को, किसी नियम को फॉलो करते हुए। क्योंकि बाउंसर थी ऊपर से गई, पता है। देखो ये क्या कह रहा है, सीक्वेंस का मतलब अमूमन आपने देखा होगा और ऐसा होता भी है स्कूल के अंदर, जब हम सुबह सुबह जाते हैं, बैक क्लास में रखते हैं और उसके बाद सीधे ग्राउंड में पहुंच जाते हैं प्रेयर करने के लिए। उबासी लेते हुए हम गाते हैं, इतनी शक्ति हमें दो न दाता। तो प्रेयर गाने से पहले की जो प्रक्रिया होती है क्या होती है, हमें एक रो बनानी होती है और यू कैन से एक लाइन फॉर्म करनी होती है। अमूमन छोटे बच्चों को टीचर करवा देते हैं, और अब तो वैसे भी हम बड़े हो गए, क्लास 10th में हो गए, तो अब तो खुद भी लाइन बना लेते हैं, बचपन से आदत पड़ गई। तो किस तरीके से लाइन बनाई जाती है, हाइट वाइज। रूल यहाँ पे क्या है कि एवरीवन स्टैंड हाइट वाइज। हाइट वाइज आपको खड़े होना चाहिए, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, और जो सबसे बड़ा स्टूडेंट होता है वो सबसे लास्ट में खड़ा होता है। तो ये क्या है जनाब, ये सीक्वेंस ही तो है। आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर में खड़े हो, एक अरेंजमेंट बन गई है यहाँ पे, और रूल ये है कि हाइट वाइज आपको खड़े होना है। सिमिलरली क्लासरूम में जब हम बैठते हैं डेस्क पे, तो वहाँ पे भी इसी तरीके से जिसकी हाइट सबसे कम होती है उसे आगे बढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस बन जाता है, यही होता है सीक्वेंस। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस समझ में आ गया।
अब अच्छा लिस्ट ऑफ नंबर्स के अगर हम देखें कि सेट ऑफ नंबर में सीक्वेंस कैसे होता है, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, तो ये क्या है, ये भी तो एक सीक्वेंस ही है। क्या हो रहा है यहाँ पे +1 ऐड होता जा रहा है और अगला नंबर मिलता जा रहा है, यानी ये कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स लिखे हुए, वी कैन इजीली से दैट कि यहाँ पे कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स लिखे हुए हैं, सो ये भी एक सीक्वेंस हो गया नंबर का। सेट ऑफ नंबर्स को भी हम सीक्वेंस कह सकते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे आ जाओ। अब देखो आपके लिए एक बोनस है यहाँ पे। क्या है बोनस? आपको दो डेफिनेशन मिलेंगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, जो आपको अच्छी लगे वो आप लिख सकते हो नोट्स के अंदर। समझेंगे हम दोनों को, मतलब दोनों का एक ही है। सो यहाँ पे क्या है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। देखो ये क्या कह रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है, नंबर्स की एक लिस्ट है इन विच, जिसके अंदर क्या होता है, हर एक टर्म हमें मिलती है, उसके अंदर एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने से, कहोगे किसके अंदर एक फिक्स टर्म ऐड करने से, जो प्रीसीडिंग टर्म होती है, यानी कि जो पिछली हमारी टर्म है, अगली टर्म हमें जो मिलेगी ना, उसमें हम एक फिक्स नंबर ऐड कर देंगे तभी जाके हमें मिलेगी। यानी पिछली टर्म में कोई नंबर ऐड होगा तब जाके हमें अगली टर्म मिलेगी, फिर उस टर्म के अंदर फिर कोई नंबर ऐड होगा, फिर हमें अगली टर्म मिलेगी, और इस तरीके से एक सीरीज बन जाएगी, एक सीक्वेंस फॉर्म हो जाएगा, और उसी को हम कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आप कहोगे ओके गिव सम एग्जांपल्स, तो चलो जरा यहाँ पे देखते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूं दैट 100 150, आफ्टर दैट 200, उसके बाद लिख देते हैं 360, फिर आ जाएगा 400 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे जैसा आपने कहा भाई लिस्ट ऑफ नंबर्स होना चाहिए, तो ओके लिस्ट ऑफ नंबर्स तो यहाँ पे है। अब जैसा कहा जा रहा है कि अगली टर्म हमें मिलती है पिछली टर्म के अंदर कुछ ऐड करने से, तो 100 में यहाँ पे 50 ऐड हुआ तो हमें 150 मिल गया, 150 में जो 50 ऐड हुआ तो हमें 200 मिल गया। अब 200 में कितना ऐड हुआ, क्योंकि 100 और 160 ऐड हुआ। ओके यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, +160। यहाँ तक कितना चल रहा था, +50 एंड 50, यहाँ तक 50 ऐड हुआ था, यहाँ पे +160। अब 400 के लिए कितना ऐड हुआ, बोले 60 में 40 जोड़ दोगे तो 400 मिल जाएगा, तो ये 360 में 40 तो 400 आ जाएगा आपके पास, तो +40 हो गया। तो ओके इट मीन्स इट इज एन एपी, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि लिस्ट ऑफ नंबर्स यहाँ पर है, पिछली टर्म में कुछ ऐड हो रहा है जिससे हमें अगली टर्म मिल रही है। आप बिल्कुल गलत हैं, ये एक एपी नहीं है। बोले क्यों? यहाँ पे लाइनों पे बेहद ध्यान दीजिए, गौर फरमाइए। यहाँ लिखा है ए फिक्स्ड नंबर, यानी भले ही एक लिस्ट ऑफ नंबर लिख दिया हो, भले ही पिछली टर्म में कुछ ऐड हो रहा हो अगली टर्म पाने के लिए, किंतु परंतु जो भी ऐड हो रहा है वो फिक्स्ड होना चाहिए हर एक टर्म के अंदर। मतलब कि अब इसे मिटा देते क्योंकि ये गलत था पूरा का पूरा, तो अब सही क्या होगा, इसका पूरा सही मतलब क्या है, तो इससे मतलब जनाब इतना सा ही है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ लिखा 2, इसमें प्लस हुआ 2 तो 4 मिला, इसमें प्लस हुआ 6 तो 2 तो 6 मिला, इसमें प्लस हुआ 2 तो 8 मिला, और इसी तरीके से ये आगे चलता जाएगा एंड सो ऑन। ये एक एपी है, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं जी, बिल्कुल है। अब हमें अगला नंबर चाहिए, तो हमने क्या किया, पिछले नंबर के अंदर +2 किया है, उससे अगला नंबर चाहिए वापस +2, उससे अगला नंबर चाहिए वापस +2, यानी एक फिक्स्ड नंबर हम ऐड करेंगे। नंबर बार बार रंग नहीं बदल सकता है गिरगिट की तरह कि कभी 3 ले लिया, कभी 6 ले लिया, कभी 2 ले लिया, कभी 9 ले लिया, ना मुन्ना ना। फिक्स्ड नंबर रहेगा तभी हम उसे एक एपी कहेंगे। यानी एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है, उसमें जो अगले नंबर्स हमें मिल रहे हैं, तो उन्हें मिलने के लिए जो नंबर ऐड किया जा रहा है वो नंबर्स हमें मिल जाए, उसके लिए जो नंबर ऐड किया जाना चाहिए वो फिक्स्ड होना चाहिए। इसी चीज को अगर हम दूसरी डेफिनेशन से देखें, ये पहली डेफिनेशन है, इसे आप लिख सकते हो, दूसरी क्या है, सेम ही है, बस इसे थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑल्सो नोन एज एपी इज अ सीक्वेंस in mathematics where the difference between the two consecutive terms is constant। क्या कह रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है कि भैया पहली बात तो एपी एक सीक्वेंस है, ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर अगर हम कहें तो एक सीक्वेंस है। इसमें क्या होता है कि दो कॉन्सिक्यूटिव जो टर्म्स होती है उनका डिफरेंस, ये कॉन्सिक्यूटिव क्या चीज आ गई, लगातार टर्म्स जो होते हैं, जैसे यहाँ पे 2 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, फिर 6 लिख दिया, फिर 8 लिख दिया, या फिर सिंपली अगर कॉन्सिक्यूटिव का सीधा सा मतलब समझना चाहो तो 3 4 5 6, तो दो जो लगातार हमारे पास नंबर्स है उनके बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट। अब कहोगे कांस्टेंट मतलब शुद्ध हिंदी में कहें तो जनाब स्थिर,
और सीधी सादी भाषा में कहें तो सेम, ठीक है, सेम हो, एक जैसा हो, समान हो। डिफरेंस क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम उस लिस्ट ऑफ नंबर को या फिर वो जो पूरी सीरीज या सीक्वेंस दिया गया है उसे हम एक एपी कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखोगे ना तो 3 है, इसमें +1 हुआ तो 4 मिला, +1 हुआ तो 5 मिला, +1 हुआ तो 6 मिला। तो यहाँ पे नंबर जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, सेम है, तो इसीलिए ये एक एपी है। आई होप आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आ गया होगा। क्या होता है फटाफट से रिवाइज कर ले। सीक्वेंस क्या होता है? एक लिस्ट ऑफ नंबर्स, और यू कैन सेट ऑफ नंबर्स, ऑब्जेक्ट का भी सेट हो सकता है, ह्यूमंस का भी हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है, बट एक अरेंजमेंट में हो, एक पर्टिकुलर ऑर्डर, एक पैटर्न फॉलो कर रहा होगा किसी रूल के तहत, वो सीक्वेंस हो जाता है हमारा। एग्जाम्पल आपको बेहतर तरीके से पता है। उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो जाती है? हमारी लिस्ट ऑफ नंबर्स है जिसके अंदर अगला नंबर मिलता है हमें पिछले नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड करने से, उससे अगला सेम वही फिक्स नंबर अगर ऐड हो रहा हो तो हम उसे एक एपी कहेंगे। सो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया हो जनाब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। क्या है हमारा अगला टॉपिक? क्या है? सेम वही तो डेफिनेशन आ गई, अभी तो ये लिख के निपटे थे। ना 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 ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की आपने डेफिनेशन लिख दी, लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई थी जिसको मैंने हाईलाइट भी किया था, लाइन भी खींची थी। यहाँ पे क्या है ये? अ फिक्स नंबर। ये होता क्या है ना, हम यही बोलते जाएंगे फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, तो इसी चीज को अच्छे से समझते हैं। कांस्टेंट, ये क्या हो जाता है? हम हमेशा यही बोलेंगे अ कांस्टेंट नंबर। ओके, कांस्टेंट नंबर। ना ना, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, वही आपकी डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के हिसाब से देखोगे। सो दिस फिक्स्ड नंबर, जो फिक्स नंबर की यहाँ बात हो रही है, वो कहलाता है कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जिस फिक्स नंबर की हम बात कर रहे हैं, अगर पिछला एग्जांपल ही ले लें, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, यहाँ हो रहा है +2, यहाँ वापस +2, यहाँ वापस +2, यानी एक फिक्स्ड नंबर यहाँ ऐड हो रहा है, तो इस 2 को हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस। क्या कहेंगे जनाब? इसे हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस। फिक्स नंबर को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो फिक्स नंबर है उसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इज इट क्लियर? क्या आपको इतनी चीजें अच्छे से क्लियर करोगे? फिर दूसरी डेफिनेशन क्यों लिखी है? दूसरी डेफिनेशन में आपके पास कांस्टेंट था कि भैया डिफरेंस जो है दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का, वो कांस्टेंट होना चाहिए, समान होना चाहिए। सो द कांस्टेंट, यहाँ पे जो कांस्टेंट लिखा है, इज नोन एज द कॉमन डिफरेंस। मतलब दोनों डेफिनेशन के साथ अगर आपने ये वाली नोट डाउन की है तो आप उसके साथ ये भी लिख लीजिएगा, ये वाली लिखी है तो उसके साथ ये लिख लीजिएगा। मुद्दा ये है कि आपको समझ आना चाहिए कि फिक्स नंबर यहाँ पे क्या है। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो फिक्स नंबर है जिससे कि हमें अगली टर्म मिल रही है, जिसे ऐड करने से, उसे आप कॉमन डिफरेंस कहते हो। ये कुछ टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए आपको। सो अब यहाँ पे एक और चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी है, एंड दैट इज रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इट कैन बी, जी कॉमन डिफरेंस की ही बात हो रही है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, एंड इवन दो वो जीरो भी हो सकता है। जी बिल्कुल, अब कहोगे नेगेटिव हो सकता है। बात तो यहाँ चल रही है कि फिक्स्ड नंबर ऐड होगा, बाय ऑब्टेन्ड एडिंग ए फिक्स्ड नंबर। अगला नंबर हमें मिलता है पिछली टर्म के अंदर एक फिक्स्ड नंबर जोड़ने से। जी बिल्कुल सही बात है, जोड़ने से ही मिलेगा। फिर कहोगे फिर नेगेटिव कैसे हो गया? जनाब इंटीजर में हमने कुछ पढ़ा तो था कि प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ऐड करोगे। अब चलो यहाँ पे एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। लेट्स से मैंने कहा कि 3 है, ठीक है 3। अब हमें इसके अगली टर्म चाहिए, एंड द कॉमन डिफरेंस इज, जो आपका डी है ना, वो यहाँ पे हो जाता है लेट्स से -2, ठीक है। द कॉमन डिफरेंस इज नेगेटिव, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप अगला डिफरेंस कैसे लेके आओगे? भाई अगली हमें टर्म चाहिए, तो हम क्या कहते हैं कि क्या कहा जा रहा है? ऐड कर दो फिक्स नंबर को, यानी 3 प्लस में -2। सो प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 में से 2 गया, 1 बच जाएगा, यानी अगली टर्म हमारी 1 आ जाएगी। सिमिलरली इसके आगे चाहिए, वापस वही करोगे, 1 है, इसमें प्लस कर दो -2, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 गया, आपके पास तो बचेगा कितना? 1 ही बचेगा, किंतु वो माइनस का होगा। 2 में से 1 चला जाएगा, 1 बचेगा, साइन बड़े वाले का लगेगा जो कि है 2, तो उसका साइन लग गया। इसी तरीके से और आगे बढ़ाओ, -1 है, जी बिल्कुल है, प्लस माइनस का 2 है हमारे पास, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, यू विल गेट हियर -3, और इसी तरीके से ये सीक्वेंस बढ़ता जाएगा। तो एक चीज आपने नोटिस करी कि भैया डिफरेंस तो -2 का ही है, यानी कांस्टेंट है, एक फिक्स्ड नंबर है, तो डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है। अब कहोगे आ गई
समझ आ गई बात। पॉजिटिव था वो तो चल ही रहा था, नेगेटिव की भी समझ में आ गई, इंटीजर वाला रूल लग गया, ऐड करना है भले ही नेगेटिव ही डिफरेंस क्यों ना हो, सो प्लस माइनस करके आंसर तो आ ही जाता है। यानी कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, किंतु जीरो कैसे होगा है, ये क्या चल रहा है, जीरो भी नंबर के अंदर, हम जीरो से तो अपनी सारी शुरुआत हुई है। देखो जीरो कैसे है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं लेट्स से 4 4 4 4 डॉट 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 डॉट, ये भी तो एक एपी है, लिस्ट ऑफ नंबर है। और अगली टर्म पाने के लिए पिछली टर्म में हम कॉमन डिफरेंस, भैया जीरो है हमारा, हम जीरो ऐड कर रहे हैं, फिर हमें अगली टर्म मिल रही है, फिर जीरो ऐड कर रहे हैं, फिर अगली टर्म मिल रही है, फिर जीरो ऐड कर रहे हैं, फिर अगली टर्म मिल रही है। और देखेंगे तो इन सब के अंदर जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, समान है। तो ये तो एक एपी है, क्योंकि यहाँ पे तो पूरे सारे रूल पूरे हो रहे हैं ना। यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर यहाँ पे है, डिफरेंस दो टर्म्स के बीच का, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का सेम है, कांस्टेंट है, तो इसीलिए ये एक एपी है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, सवाल आपसे पूछा जा सकता है जिसमें आपको कह देगा कि भैया कॉमन डिफरेंस है जीरो, अब बताओ इसकी अगली 5 टर्म क्या होंगी, अगली 6 टर्म क्या होंगी। तो ये सुनते क्या क्या कॉमन डिफरेंस जीरो, जो भी आपको टर्म दे दी गई हो, लेट्स से -3 गिवन है तो आगे बस -3 -3 -3 -3 लिख दो, जितनी भी टाइम लिखने को बोला गया हो, क्योंकि जीरो भी कॉमन डिफरेंस हो सकता है। यहाँ कंफ्यूज नहीं हो जाना कि जीरो तो ऐसा कॉमन डिफरेंस हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जीरो भी एक कॉमन डिफरेंस हो सकता है। इस चीज को अच्छे से समझिएगा। सिमिलरली ये भी हो सकता है आपको, अब जैसे कई बार जीरो कॉमन डिफरेंस है तो डायरेक्ट आपको ऐसे दे दी गई हो, एपी ही दे दी गई हो, जैसे यही एपी दे दी, और अब कहा जाए कि बताओ यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है। सो इट्स वेरी इजी, आप सिंपली देखोगे भी आप कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो, सीधी सी बात है, अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस कर देना। तो -3 में से आप माइनस करोगे -3, अगर यहाँ पे हम देखें तो माइनस माइनस जनाब प्लस हो जाएगा, ये -3 ऐसे ही चलेगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 में से 3 गया 0, सो डिफरेंस तो आ रहा है 0, ऐसे ही सबके अंदर आएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट अ कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, तीनों ही यहाँ पे हो सकते हैं। यहाँ क्या लिखा है, ए डी एन ए एन, ये सारी चीजें क्या है, तो अब इन्हें एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हम ए के ऊपर। ए से अगर हम देखें सो ए फॉर एप्पल, अरे ए फॉर एप्पल नहीं, मैथमेटिक्स पे ध्यान दो ना। यहाँ पे ए का मतलब है, ए से मतलब पहली टर्म, फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी, यहाँ पे हमने अभी तक जितनी भी नंबर्स लिखे या फिर वहाँ पे हमने जो देखा था कि स्कूल में भी हम एक रो बनाते हैं हाइट वाइज, तो शुरुआत तो होती है ना कहीं से, ओरिजिन तो होता है, वो पहला टर्म हमारे पास होता है। अगर हम 2 4 6 वाला एग्जाम्पल ही ले लें वापस से, 2 4 6 8 10, सो यहाँ पे एपी की शुरुआत तो एक किसी नंबर से हुई है ना। सिमिलरली लाइन बनती है तो किसी बच्चे से तो शुरुआत होती है ना, वहां पे पहला स्टूडेंट खड़ा होता है, तो वो जो पहला स्टूडेंट है दैट फर्स्ट टर्म, और दैट फर्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे इस नंबर के अंदर, तो ये जो पहली टर्म है उसे हम ए से डिनोट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जनाब आगे फॉर्मूले जो है ना वो इसी के ऊपर है। फॉर्मूला में आपको ये लिखा मिलेगा ए, तो फिर आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए उड़ी बाबा ये क्या है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ए फर्स्ट टर्म होती है। किसी भी कोई भी एपी आपको दे दी गई हो, नंबर ऑफ सीरीज दी गई हो, तो आपको पता होना चाहिए जो पहली टर्म है उसे हम ए से डिनोट करते हैं। फिर कहोगे डी आ गया यहाँ पे, तो डी मतलब ए हेलो, डी से डांडिया, कंसंट्रेट। डी से यहाँ पे मतलब है हमारा कॉमन डिफरेंस। जी हाँ, डी जो है वो कॉमन डिफरेंस के लिए लिखा जाता है। तो जब भी आप हर बात पे पूरा कॉमन डिफरेंस तो लिखने बैठोगे नहीं, सो इजीली कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, ये याद करना होगा आपको। एपी के अंदर जो, अब अगर मैं पूछूं ये जो सीरीज है इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सो यू कैन इजीली राइट दैट डी इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, पूरा कॉमन डिफरेंस लिखने की लोड नहीं है कि COMMONDIFFERENC, ना, डी लिख दो इक्वल्स टू 2, जो भी आपका कॉमन डिफरेंस होगा। आप कहोगे एन। अब जनाब इन दो टर्म्स पे बेहद गौर कीजिएगा, ध्यान लगाइएगा, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, पता है, सवाल आ जाते हैं और ये ऐसा लगता है
एन की बात है, ए ऑफ एन की बात है, तो एन को समझते चलते हैं एन क्या होता है, और इसी के बाद आपको आगे की चीजें समझ आएंगी। ठीक है, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पे, ये दो वेरिएबल जो हैं ये यहाँ पे बहुत अहम है। एन क्या होता है हमारा, एन से मतलब है कोई भी नंबर ऑफ टर्म, जैसे कि पोजीशन ऑफ द टर्म। चलो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, या तो आप इसे कह सकते हो नंबर ऑफ टर्म, पहले मैं इसको यहाँ से हटा दूं, इसके आगे पहले इसका लिख देते हैं, या तो आप इसे कह सकते हो नंबर ऑफ टर्म्स, और यू कैन ऑल्सो से इजीली याद रखने के लिए पोजीशन ऑफ द टर्म, नंबर ऑफ टर्म और द पोजीशन ऑफ द टर्म। अब समझते हैं हम इस एन को, ये वापस से अपनी सीरीज है। चलो अब कोई दूसरी सीरीज ले लेते हैं, लेट्स से 3 ले लिया, उसके बाद इसमें फिर 3 जोड़ दिया मैंने, 6 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 12 आ गया, फिर 15 आ गया, एंड सो ऑन। अब देखो ये जो 3 है ये क्या है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा फर्स्ट टर्म है, वेरी नाइस, दिस इज ए, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज A1। तो फिर ये क्या हो जाएगी, बोलिए दूसरी टर्म है तो हम इसे A2 कह देंगे, बहुत सही जा रहे हो। ये बोलिए तीसरी टर्म है, इसे हम A3 कह देंगे। ये बोलिए चौथी टर्म है तो हम इसे A4 कह देंगे। ये पांचवी टर्म है तो हम इसे A6 कह देंगे, वेरी नाइस, A6 कह देंगे पांचवी टर्म को, ना ये हमारी पांचवी टर्म है तो हम इसे A5 कहेंगे। सो लेट्स राइट इट हियर, दिस इज A5। सो यहाँ पे मैंने जैसे ही बोला दूसरी टर्म तो आपने कहा A2, फिर मैंने कहा तीसरी टर्म आपने कहा A3, फिर मैंने कहा चौथी टर्म आपने कहा A4। तो ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं और आगे तक चलते जाओ। ये सब है क्या, ये एन ही तो है, बस इन्हें आप बोल पा रहे। अब जैसे मैं इसी सीक्वेंस में कह दूं कि जनाब बताइए कि इसकी 18वीं टर्म, तो ये जो 18वीं है वही आपका एन है। मतलब जब हमें पता ना हो, जैसे कि ये एपी जो है चलती जा रही है, तो कोई टर्म हमें नहीं पता, मैंने तो आपको मेंशन कर दिया कि तो 18वीं टर्म, जरूर थोड़ी ना कि हर सवाल में 18वीं ही आए, 18th टर्म पूछी जाए। तो एन हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के लिए कि कितनी टर्म है। अब जैसे कि यहाँ पे A2 है, तो ये जो 2 लिखा हुआ है ए के नीचे, ये इक्वल है एन के, ठीक है। एन की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। बोले कंफ्यूजन किस चीज का, सीधी सी तो बात है, नंबर ऑफ टर्म, मतलब जिस पोजीशन के ऊपर वो टर्म होगी। जैसे कि ये 12 है तो 12 चौथी पे है, तो जो चौथी यानी 4 हमारा यहाँ पे हो जाएगा एन। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। अब देखो कंफ्यूजन कहाँ पे आ जाता है। ए ऑफ एन, अगली चीज हमारी जो आती है, ए ऑफ एन कहोगे, ये अगर आप एन बता रहे हो तो ये तो इसी फॉर्म में, बिल्कुल। अब अगर मैं आपसे पूछूं ए ऑफ एन क्या है, तो ये याद रखिएगा, ये वैल्यू होती है टर्म की, ठीक है। ये वैल्यू लिख देते हैं सिर्फ, ठीक है, वैल्यू। कहोगे वैल्यू, किसकी वैल्यू करवानी है, देखो यहाँ पे 15 जो लिखा है, इट इज एन, ये एक वैल्यू है, ठीक है, इट इज अ वैल्यू। यहाँ पे अब ये वैल्यू आ गई, तो ए ऑफ एन जब भी लिखा मिल जाता है, इसका मतलब है कि वहां पे वैल्यू की बात हो रही है, ना कि पोजीशन ऑफ द टर्म की। अब मैं अगर इसे मिटा दूं यहाँ से, एन आपको समझ में आया कि ये जो मान लो A4 ले लें, तो इस A4 का जो 4 है वो हमारा एन है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये AN जो है वो आपका A4 हो गया, क्योंकि ये तो आपने इसी तरीके में लिख दिया। जी हाँ, AN की वैल्यू है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 15, ठीक है, ये चौथी पोजीशन के ऊपर है। AN की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, नहीं 12 है, 15 थोड़ी है, वापस से लिख देते हैं। यहाँ मैंने AN लिखा, N की जगह मैंने ले लिया A4, ठीक है, एन का यानी नंबर ऑफ टर्म, और यू कैन सी द पोजीशन ऑफ द टर्म क्या हो गई है, 4 हो गई है। अब अगर मैं कहूं A4 की वैल्यू क्या है, तो आप लिख दोगे यहाँ पे 12, ठीक है। सो अब यहाँ पे पता सवाल में हमें क्या होता है, एन पूछ दिया, एन नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब हमें ये बताना है कि ये 12 कब आएगा, ये 15 कब आएगा ना। जब आपसे पूछा जाए फाइंड द nth टर्म, nth वो कैसे निकालते हैं वो भी आगे बात आएगी। तो जब n की बात हो, सिर्फ n की बात हो, तो ये आपसे खाली इतना पूछ रहा है कौन सी पोजीशन है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, विच टर्म। जब पूछ ले ए ऑफ एन यानी उस टर्म की वैल्यू। अब अगर मैं पूछ लूं कि 15 जो है उसकी यहाँ पे कौन सी टर्म है 15, तो आप कहोगे 15वीं ना, 15 तो वैल्यू हो गई। मैंने पूछा 15 कौन सी टर्म है इस एपी में, तो जनाब 5वीं टर्म जो है यानी एन की वैल्यू क्या हो गई है, 5 हो गई है। अब अगर मैं कहूं कि इस एपी के अंदर छठी टर्म की वैल्यू क्या होगी,
अब कहोगे छठी टर्म लिखी तो नहीं है, पर अब क्या करें। तो अभी तो फिलहाल के लिए तो ये समझ लो कि मान लो आपके पास ये, इसे हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस कितना चल रहा है हमारा, कॉमन डिफरेंस बोले +3 ऐड होता जा रहा है, यानी आगे आपको 18 मिल जाएगा। तो अब आपने निकाली है a ऑफ n की वैल्यू, और n यहाँ पे आपका क्या है, 6th है। 6th टर्म मैंने पूछा, 6n हो गया। अब पूछा 6th टर्म की वैल्यू, इसका मतलब है a ऑफ n की वैल्यू पूछी जा रही है, a ऑफ n पूछा जा रहा है। इज इट क्लियर? इतने टॉपिक क्लियर हैं? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब है हमारा टाइप्स ऑफ एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के भी टाइप्स होते हैं, 2 तरीके के हैं, सिंपल है, बहुत आसान है, आप इजीली समझ जाओगे। क्या है ये? 2 तरीके के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं, एक होती है फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक होती है इनफाइनाइट यानी अनंत इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं फटाफट से। द फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीरीज विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। एक सीरीज है जिसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स, आप ये कह सकते हो कि निश्चित हैं, इतने ही टर्म्स होंगे। द फर्स्ट टर्म, द लास्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड द नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द सीरीज। पहली टर्म कौन सी है, कॉमन डिफरेंस क्या है, आखिरी टर्म कौन सी है, ये सारी चीजें, और कितने नंबर ऑफ टर्म्स यानी कितनी टर्म्स हैं इस सीरीज के अंदर, ये भी आप पता लगा सकते हो एक फाइनाइट एपी के अंदर। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा कि ए ऑफ एन आपकी वैल्यू तो है ही, साथ ही साथ ये लास्ट टर्म भी होती है। ए ऑफ एन वैल्यू तो है ही, साथ ही साथ कहीं कहीं पे ये लास्ट टर्म भी होते हैं। कहीं कहीं पे का मतलब क्या है, फाइनाइट एपी हो तो उसके अंदर लास्ट टर्म को हम ए ऑफ एन से डिनोट करते हैं। सो फाइनाइट एपी के अंदर ए ऑफ एन इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म, जिसे लास्ट टर्म को आप एल से डिनोट कर सकते हो। ओके, सो जैसा कि ये कह रहा है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, लेट्स से 2 4 6 8 10 डॉट 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 एंड 20, काम खत्म। ठीक है, मैंने सो ऑन कर दिया यहाँ पे, और आखिरी टर्म मैंने यहाँ लिख दी, फिनिश कर दिया यहाँ पे कि यही है आपकी एपी, यही है आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये कैसी हुई, ये एक फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुई कि जिसकी लास्ट टर्म हमें पता है कि आखिरी टर्म क्या होगी, उसे हम फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। अब चलिए फटाफट से बताइए, जैसे इसमें का फर्स्ट टर्म आप बता सकते हो, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, मतलब ए क्या है, 2 है, डिफरेंस क्या है, डी से डिनोट करेंगे, 2 का ही डिफरेंस है। ओके, और क्या कहा था, नंबर ऑफ टर्म्स आप बता सकते हो। क्या हम ये नंबर ऑफ टर्म्स बता सकते हैं? जी बिल्कुल बता सकते हैं। 2 से हमारा शुरू हो रहा है, अभी एकदम बेसिक से पढ़ लेते हैं, वैसे इसका पूरा फॉर्मूला क्या है वो आपको आगे पता चलेगा, ठीक है, जब हम nth टर्म पढ़ेंगे। पर अगर अभी मैं उसे ले आऊंगी तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अगर सिंपली देखें तो यहाँ पे 2 हो रहा है, सो 1 2 3 4 5 तक हम यहाँ पे गए, टोटल आप देखोगे तो 10 टर्म्स हो जाएंगे, 10 से 20 तक के अंदर। सो 10 टर्म्स हो गई, नंबर ऑफ टर्म्स आपने काउंट कर लिए। उसके बाद आप लास्ट टर्म भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पे कहा गया है। सो लास्ट टर्म आपकी क्या हो गई, 20 हो गई। सो ये बात हुई एक फाइनाइट एपी की, जिसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा, हमारा डिफरेंस क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है, टोटल कुल मिला के कितनी टर्म्स हैं, ये सब आपको एक फाइनाइट एपी में पता चलता है। उसके बाद इनफाइनाइट, नाम से ही समझ जाओ, पूरा इसका उलट होगा। जी बिल्कुल, पूरा इसका उल्टा है। क्या है, द इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीरीज with an infinite numbers of terms. The first term and the common difference can be identified, but the number of terms and the last terms are अननोन। ये क्या कह रहा है कि भैया जो इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है, मतलब शुरू तो हो गई कहानी, पहली टर्म हमें पता है। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 2 4 6 8 10 सो ऑन चलता जा रहा है, चलता जाएगा अनंत काल तक। आप चाहे बैठ के, बहुत ज़्यादा ही टाइम है ना, तो बैठ के आप +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 करते जाओ, पहुंचोगे, बहुत नंबर आते जाएंगे लेकिन कभी खत्म नहीं होंगे नंबर आने, यानी ये इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स हो जाएंगे यहाँ पे। तो एपी का ये भी टाइप होता है। सो इस केस के अंदर जो आपका ए ऑफ एन होता है, इस केस में ए ऑफ एन होता है, वो आप वैल्यू ले सकते हो। अब जैसे ये इनफाइनाइट है तो आपसे पूछा जा सकता है कि 70th टर्म क्या होगी, तो ए तो वैसे ही रहेगा, नंबर ऑफ टर्म क्या होगी आपकी 70 होगी, यानी ए 70 आपसे पूछ रहा है, 17वीं टर्म आपसे पूछ रहा है, 17वीं, ठीक है। सो ये ए 70 हो गया, ये इनफाइनाइट के अंदर। जब हम फाइनाइट टर्म की बात करते हैं, सो ए ऑफ एन को यूजुअली आप लास्ट टर्म मान सकते हो वहाँ पे, या फिर अब जैसे मान लो आपको फाइनाइट दे दी गई है, लास्ट टर्म भी दे दी गई है, अब उसके बीच की कोई टर्म पूछो, मान लो लास्ट टर्म 20 है
20वें नंबर पे ही आ रही है। अब आपसे 15वीं टर्म पूछ ली तो भी आप ए ऑफ एन को मान लोगे, एन की जगह 15 आ जाएगा। सो सिंपली आपको एन पता होना चाहिए, दैट इज नंबर ऑफ टर्म और द पोजीशन ऑफ द टर्म, एंड यू कैन इजीली फाइंड द आंसर। बस ये जो टर्म्स है इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डी माने कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म मतलब कि ए ऑफ एन मतलब या तो वैल्यू या फिर लास्ट टर्म, ये और एन का मतलब पोजीशन ऑफ द टर्म भी कह सकते हो, ठीक है। इनफाइनाइट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर जनाब खाली आप फर्स्ट टर्म पता लगा सकते हो, कॉमन डिफरेंस पता लगा सकते हो, उसके अलावा आपको कुछ ना पता चलने वाला। पहली टर्म तो पता चली जाएगी, सीरीज शुरू करनी पड़ेगी, अगले भी 3-4 टर्म मिल जाएंगे, डिफरेंस ढूंढना पड़ेगा, तो बस इतना ही हो जाएगा। लास्ट टर्म मिल जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म जब इनफाइनाइट जा रही है, अनंत काल तक चलती जा रही है, तो हम कैसे बता दें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। सो आई होप आपको दोनों तरीके की एपी समझ में आ गई होगी। एक फाइनाइट एपी होती है, एक इनफाइनाइट एपी होती है। फाइनाइट में फिक्स नंबर्स होंगे, एक जगह पे जाके वो एपी एंड होगी। मान लो 1 से शुरू हुई तो 100 अगर वहां पे लिखा है 1 2 3 4 डॉट 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 फिर 100 लिखा है, यानी 100 पे वो खत्म हो गई एपी, तो इट इज एन फाइनाइट एपी। और अगर डॉट 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 चलते जा रहे लास्ट में कुछ नहीं लिखा, इट मींस इट इज एन इनफाइनाइट एपी। लेट्स मूव ऑन। अब आ जाते हैं हम जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी के ऊपर। एक एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है, देखो ये देख के फटाफट से बताइए ये किसके लिए लिखी गई होगी। जो पहली यहाँ पे लिखी गई है जनरल फॉर्म, वो कौन सी एपी के लिए है, बोलो। एग्जैक्टली, इट इज फॉर इनफाइनाइट एपी, ठीक है। आई एपी लिख देती हूँ, एंड दिस इज फॉर फाइनाइट एपी, ठीक है। बिल्कुल सही जा रहे हैं यहाँ पे हम, हैं बिल्कुल सही नहीं जा रहे हैं बबुआ। वहां पे एक लास्ट टर्म है हमारे पास, इसका मतलब है दैट दिस इज अवर फाइनाइट एपी, फिक्स्ड है यहाँ पे, और उसके बाद है आपकी इनफाइनाइट एपी। चलती जाइएगा डी आई ए पी, ठीक है, ये एफ ए पी। सो यहाँ पे देखोगे तो जनरल फॉर्म से क्या मतलब है, ए फटाफट बोलिए क्या होती है, फर्स्ट टर्म। अब ये जो फॉर्म है ये कि आपको अगली टर्म कैसे मिलती जाती है, एक एपी की जनरल फॉर्म की हम बात कर रहे हैं। सो देखो जैसे ये ए है, मान लो 2 है, उसके बाद कह रहा है कि ए के अंदर यानी पहली टर्म में अगर आप डिफरेंस जोड़ दोगे तो आपको दूसरी टर्म मिल जाएगी। अब मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, यानी मेरा डिफरेंस कितने का है, 2 का है, तो मुझे क्या मिल गई, अगली टर्म मिल गई जो कि 4 हो गया। उसके बाद मुझे उससे अगली टर्म चाहिए यानी तीसरी टर्म चाहिए, तो ए प्लस में 2d, मतलब पहली टर्म प्लस में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप कॉमन डिफरेंस को, 2 2 सा 4 हो जाएगा, 5 6 आ जाएगी आपकी तीसरी टर्म। उसी हिसाब से तीसरी टर्म आपको, सॉरी ये दूसरी टर्म आई नहीं, ये तीसरी टर्म आई। अब चौथी टर्म अगर आपको निकालनी है तो वापस से पहली टर्म प्लस कर दो, अब 3d हो जाएगा। चौथी टर्म चाहिए तो आप 3 बार डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो जाएगा 3 × 2, 3 दूनी 6, 7 8 आ गया आपके पास। सिमिलरली a + 4d है, यानी पहली टर्म 2 प्लस में 4 को मल्टीप्लाई कर दो डिफरेंस के साथ, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी 5वीं टर्म, आई थिंक सो, या 5वीं टर्म यहाँ पे आपको मिल जाएगी। छठी चाहिए तो 5 बार डिफरेंस ऐड कर दो, किसके अंदर, ए के अंदर, फर्स्ट टर्म के अंदर। 7वीं चाहिए तो 6 बार, 7th टर्म चाहिए तो 6 बार, 6 टाइम्स आपको ऐड कर देना है डिफरेंस फर्स्ट टर्म के अंदर। 8th टर्म चाहिए तो 7 बार आपको 7 टाइम्स ऐड कर देना है आपको डिफरेंस फर्स्ट टर्म के अंदर। सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। ये फाइनाइट मतलब कि एक तो एंड गोल यहाँ पे कुछ तो आ ही जाएगा, इस एन की जगह कोई तो नंबर आ ही जाएगा। सो इट्स फिक्स्ड। इनफाइनाइट चल रही है, चलती जाएगी यहाँ पे, सो जितना जा सकते हो वहां तक जाओ, जितना सवाल में पूछा जाए उतना निकाल लो, वरना ये तो खत्म होने वाली है नहीं। सो आई होप आपको जनरल फॉर्म एन एपी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि इसमें आए। ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी यहाँ पे जो लिखा गया है उससे क्या मतलब है, कॉमन डिफरेंस। एन का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, या फिर हम ये भी कह सकते हैं पोजीशन ऑफ द टर्म, कि वो टर्म जो है वो किस स्थान पर है, किस पोजीशन के ऊपर है। सो पोजीशन ऑफ टर्म। उसके बाद था आपका ए ऑफ एन, इसके क्या मतलब है भैया, अगर लास्ट टर्म भी हो सकती है फाइनाइट एपी के अंदर, या फिर ये वैल्यू होती है, वैल्यू किसकी, नंबर ऑफ टर्म की, उस टर्म की वैल्यू। वो टर्म क्या है बेसिकली बात, जैसे टर्म्स क्या होती है, जैसे हमने ये लिख दिया 2 4 6 8 10, ये सब क्या है, ये सब टर्म्स ही तो हैं। 2 एक टर्म है, 4 एक टर्म है, 6 एक टर्म है, 8 एक टर्म है, 10 एक टर्म है। सो ये टर्म है। सो ये टर्म कौन सी होगी उसकी वैल्यू निकालना इज ए ऑफ एन। आगे बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक के ऊपर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ, इस टॉपिक के साथ आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहे होंगे दिमाग के अंदर कि भाई
ये n की वैल्यू कैसे निकलती होगी, ये अभी बात कर रहे थे 20वीं टर्म निकालने को कह दिया जाए, अभी कह रहे थे 18वीं टर्म निकालने को कह दिया जाए, वो हम कैसे निकालेंगे। सो इट्स वेरी इजी। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या होती है nth टर्म ऑफ एन एपी। चलो जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2 4 6 8। अब इसी तरीके से अगर मैं कह दूं कि इसकी आप मुझे 6th टर्म बताइए, ठीक है, क्या पूछा है मैंने यहाँ पे आपको कि इस सीरीज की 6ठी टर्म बताओ, को अगर बहुत आसान लेके चल रहे हो जी बिल्कुल। फिलहाल हम बहुत ही छोटे छोटे नंबर्स से समझेंगे ताकि आपको ये फॉर्मूला इजीली क्लियर हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि बड़े बड़े सवाल तो एक्सरसाइज में वैसे भी आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आपको छोटे टर्म से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया देन यू कैन ईजिली सोल्व बड़े बड़े सवाल। आप आसानी से बड़े बड़े सवाल सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये सीरीज थी 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट। अब मैंने कह दिया आपको कि इसकी 6ठी टर्म क्या होगी ये बताओ। ऐड आपको बिल्कुल नहीं करना है इस फॉर्मूले से। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि इसकी 15वीं टर्म बताओ तब भी ऐड करते बैठोगे। पूछ लिया जाए 75वीं टर्म बताओ इस सीरीज की तब भी ऐड करते बैठोगे, नहीं ना, बहुत टाइम लग जाएगा। और एक चीज जो कि बहुत क्लियर है जनाब, क्या ये आप भी जानते हैं और मैं भी, कि एग्जाम में जवाब आते हुए भी बस एक ही चीज की होती है दिक्कत। एग्जाम में जवाब आते हुए भी बस एक ही चीज की होती है दिक्कत, आंसर लिखने के लिए हमारे पास होती है टाइम की किल्लत। वाह वाह वाह, हाँ, समय बिल्कुल नहीं होता है एग्जाम के अंदर, फटाफट फटाफट आंसर हमें लिखने पड़ते हैं और ऐसे में हम प्लस करने ऐसे हाथ पे तो बैठ नहीं सकते। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि किसी भी सीरीज की अगर आपको कोई nth टर्म निकालने को बोल दी जाए, यानी कोई सी भी टर्म निकालने को बोल दी जाए, एक से लेके बोलता जाए 100वीं निकालो, 18वीं निकालो, 20वीं निकालो, 23वीं निकालो, 125वीं निकालो, 136वीं निकालो, यू कैन ईजिली फाइंड इट। सो देखो वो कैसे निकालोगे। अब मैंने कह दिया कि 6th टर्म निकालो आप, ठीक है, 6th टर्म की वैल्यू पता करनी है आपको, यानी A6 पता करना है। दिस इज योर A1 A2 A3 A4। तो कुछ चीजें जो हमें पहले से पता होनी चाहिए। ए क्या होता है, बोले फर्स्ट टर्म 2 है, वेरी नाइस, चलो लिख लेते हैं, ए हमारा 2 है। उसके बाद एन, जी जनाब एन भी हमें पता है, 6ठी टर्म निकालनी है हमें, वेरी नाइस। उसके बाद हमें चाहिए डी, डिफरेंस भी पता होना चाहिए, क्योंकि है डिफरेंस। अब डिफरेंस जैसी चीज पता तो है कि कॉमन डिफरेंस वो होता है, डी को कॉमन डिफरेंस से मतलब है कि पिछली टर्म के अंदर एक नंबर ऐड हुआ, उससे हमें अगली टर्म मिल गई, फिर उसके अंदर सेम नंबर ऐड हुआ, फिर अगली टर्म हो गई, तो फिर आप डिफरेंस निकाल सकते हो। पता है कैसे? आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस कर देना है और डिफरेंस आ जाएगा। इन 4 में से 2 घटा दोगे 2 बच जाएगा। सिमिलरली आगे देखो 6 में से 4 घटा दोगे 2 बच जाएगा। ऐसे कोई भी नंबर दे दिया गया हो, कोई भी सीरीज आपको दे दी गई हो, सिंपली डिफरेंस पाने के लिए अगले नंबर में से पिछले नंबर को माइनस कर देना आपका। अब पता है आपके पास कुछ सवाल ऐसे भी आ सकते हैं डिफरेंस ही ना दिया गया हो, तो उसमें आपको पहले डिफरेंस निकालना पड़ेगा, और डिफरेंस ना दिया गया हो साथ में ऐसे अगला नंबर, सीरीज पूरी मिले ही ना, टूटी फूटी सीरीज मिल जाए, पहले टर्म मिल जाए, 13वीं टर्म मिल जाए, मे बी 27 टर्म भी दे सकते हैं, और फिर पूछा जाए डिफरेंस भी निकालो, तो वो सारी चीज़ें जब हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे उसमें अच्छे से समझेंगे। फिलहाल आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि डी क्या होता है, और वो कैसे निकलेंगे ना, वो भी यहाँ से अभी आपको पता चल जाएगा। तो देखो डी हमारे पास आ गया, हमें क्या चाहिए अब, ए ऑफ एन चाहिए, ठीक है, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसी फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे ए ऑफ एन। ए तो जनाब वैसा का वैसा आ गया अपना, ओके। एन, एन क्या है अपना 6, यानी हमें A6 निकालना है, ये तो हमें इजीली क्लियर है। किसी भी एन टर्म की वैल्यू निकालनी हो तो अब हमें पहले लिखना होगा, पहली टर्म क्या है 2 है, प्लस में n माइनस 1, n जनाब 6 है, माइनस का 1, डिफरेंस हमारा 2 का है, 2, 6 में से 1 गया 5 बच गया, इनटू में 2 चल रहा है, 2 प्लस में 5 2 ज़ा 10 12। इस सीरीज की 6ठी टर्म 6th टर्म होगी 12, यानी कि 12। और इसी तरीके से आप किसी भी सीरीज की टर्म फाइंड आउट कर सकते हो, निकाल सकते हो। और हाँ, साथ में रुके रहो, लास्ट में ना आपके लिए भी एक सवाल रहेगा जहां आपको बताना होगा जवाब को कि सवाल कैसा सवाल। जो शुरुआत में एक कंडीशन देखी थी ना, वहां पे वो चॉकलेट वॉकलेट दी जा रही थी, उसी के अंदर एक सवाल था, यानी सीधा सीधा तो नहीं पूछा गया था, पर वहां से एक सवाल बन सकता है, और वो उस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। पर अभी चिंता मत करो, कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो उसके बाद आप इजीली जवाब दे दोगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा
किसी भी सीरीज की nth टर्म निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे, सीधी सी बात है, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये कोई सीरीज दे दी गई है, हमें कह दिया वो टर्म निकालो, 18वीं निकालो, 20वीं निकालो, 20वीं बोला यानी 20, तो n की जगह जनाब आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, ये तो a की जगह लिख दिया मैंने, चलो 2 से शुरू हो रही है, n की जगह आपका आ जाएगा 60, ना n की जगह 20 आएगा, इसे यहाँ से मैं मिटा देती हूँ। चलो ये हो गया आपका, मान लो सेम यही है, इसकी 20वीं टर्म निकालने को कह दिया, तो पहली टर्म 2 है तो n अब आपका बदल जाएगा। ठीक है, d अपना सेम रहने वाला है, a ऑफ n अब यहाँ पे सब कहीं पे n बदलेगा। ठीक है, n अब हर जगह, यहाँ पे भी ये 20 होगा, उसके बाद और कहाँ पे है, यहाँ पे है तो यहाँ पे भी ये 20 होगा, और फिर उस हिसाब से आंसर निकल के आएगा। सो इस तरीके से आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो किसी भी nth टर्म की वैल्यू निकालने के लिए, कोई भी एपी की कोई सी भी टर्म निकालने को कह दिया जाए तो। अब एक और सवाल आता है कि बस ये फॉर्मूला इतना ही है, बस nth टर्म, ना, ये फॉर्मूला एक और चीज के लिए है जिसके ऊपर आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज 5.2 है, और उस 5.2 में भर भर के सवाल हैं, और ऐसे ऐसे सवाल हैं जो आपके दिमाग को घुमा के रख देंगे, ऐसा लगेगा भैया क्या हो रहा है, ये क्या पूछना चाह रहा है, बट डरते क्यों हो, डरने की क्या है बात, जब शिविका है आपके साथ। देखो आपसे क्या क्या पूछ सकता है, 3 चीजें होना हमारे लिए जरूरी है, ये फॉर्मूला तभी काम कर पाएगा, और उन 30 चीजों में से अगर कोई चीज गायब होती है तो वो कैसे निकालेंगे, वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम देखेंगे। ठीक है, तो क्या है, अभी तो आपने a ऑफ n निकाला है। ठीक है, a ऑफ n निकालना आपको पता चल गया, n मतलब नंबर ऑफ टर्म, पोजीशन ऑफ द टर्म, a ऑफ n का मतलब है कि उस टर्म के ऊपर क्या वैल्यू आएगी, वो जो मान लो 12वीं टर्म है तो 12वीं टर्म पे क्या वैल्यू आएगी, क्या होगी 12वीं टर्म, तो वो हमारा a ऑफ n हो गया। अब मान लो आपको पहली टर्म ही निकालने को दे दिया जाए तो जनाब आपके पास a ऑफ n होना चाहिए, n होना चाहिए और d होना चाहिए। ठीक है, ये भी हो सकता है आपको d ही निकालने को दे दिया जाए तो उसके लिए हमारे पास n, a और a ऑफ n होना चाहिए, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको n ही निकालने को दे दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास ये 3 चीजें होनी चाहिए, ये हम अपने आप निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला ये सब निकालने में काम आएगा, नंबर ऑफ टर्म निकालने में, कॉमन डिफरेंस निकालने के अंदर, फर्स्ट टर्म निकालने के अंदर, बट द थिंग इज कि ये इनमें से कोई 3 चीज तो होनी चाहिए। मान लो नंबर ऑफ टर्म निकालनी है तो ये 3 हमें चाहिए, a निकालना है तो ये 3 हमें चाहिए, तो इस हिसाब से अब नहीं होंगी तो फिर वो सवाल करेंगे तो उसमें देखेंगे कैसे कैसे निकल सकती हैं। किसी के अंदर सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, किसी को इक्वेशन बनानी होगी, फिर उसे रिप्लेस कर देना होगा, तो इस तरीके से आप इजीली उसे सोल्व कर पाओगे। अब चलो एक एग्जांपल ले ही लेते हैं कि मान लो हमारे पास a ऑफ n दे दी गई हो, कह देते हैं कि चलो पहली टर्म अपनी 2 है, 2 से शुरुआत हो रही है और डिफरेंस है जनाब 8 का। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद कह दिया जाए a ऑफ n है आपका 34, अब निकालो n की वैल्यू। ये एक एग्जाम्पल है, ओके, ध्यान से समझिएगा। अब तक आपने a ऑफ n निकाला था, अब ऑलरेडी है अपने पास 34 है a ऑफ n। अब हमें ये बताना है कि ये 34 सीरीज की किस पोजीशन के ऊपर आएगा। ये 34 कौन सी टर्म है, 12वीं टर्म है, 13वीं टर्म है, 14वीं टर्म है, 15वीं है, कौन सी है, 10वीं है, 11वीं है, कौन सी टर्म ये 34 है, अब हमें ये पता करना है। सो कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना है, फॉर्मूला हमारे साथ है, इसमें वैल्यूज डालेंगे। a ऑफ n की जगह क्या आ जाएगा भाई, वैल्यू दी गई है 34 आ जाएगा, लिख दो 34। a अपना 2 दिया गया है, ठीक है, n हमें नहीं मालूम, कोई बात नहीं, नहीं मालूम तो वैसा का वैसा लिख दो, डिफरेंस 8 का है। चलो आगे आप इसे कंटिन्यू करें जी, बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए। अब ये 2 है, ये कैसा है, बोले कैसा है, नंबर जैसा है, हम वो ठीक है नंबर जैसा ही है, पर इसको इधर लो, ये प्लस का है, इधर लोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस का 2 है, इधर आया तो माइनस का हो जाएगा। सो हियर 34 माइनस 2 बच जाएगा आपके पास 9 माइनस 1 8। यहाँ से अब आप देखोगे तो 34 में से 2 गया, आपके पास 32 बच जाएगा। 9 माइनस 1 है और 8 मल्टीप्लिकेशन में। अब जो मैंने कहा 8 कैसे है, बोले मल्टीप्लिकेशन में, बुला लो ना इस साइड, डिवाइड हो जाएगा ये, तो 8 को अगर हमने इस साइड बुला लिया तो यहाँ n माइनस 1 का 1 बच गया, ये कट पिट जाएगा, ये हो जाएगा 8 4 सा 32। अब आप n की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि ये माइनस का 1 इधर भेज दो तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी n इज इक्वल टू 4 प्लस में 1 विच इज इक्वल्स टू 5। n की वैल्यू आ गई 5 कि जनाब जो 34 है वो इस सीरीज के अंदर कौन से नंबर पे आएगा, 5वें नंबर पे आएगा। 5th टर्म इज 34। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको सीरीज दे दी जाए, खाली आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देंगे, पहली टर्म ये है, डिफरेंस ये है, a ऑफ n ये है, n निकाल लो। सीधा सीधा हो सकता है ना पूछे, घुमा फिरा के पूछ लेंगे, वो क्या है ना कान को ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है, सवाल पूछते वक्त, तो वो बेहद जरूरी है। आपको यही तो समझना, ये समझ में आ जाए कान ऐसे कैसे पकड़ा गया है, ये फॉर्मूला अगर आपको क्लियर हो जाता है, सवाल समझ ले तो बेसिक सी बात इतनी है, तो कॉन्सेप्ट लगाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, फॉर्मूला यूज आप इजीली कर पाओगे। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड nth टर्म ऑफ एन एपी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया हो
तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी तो शेयर करो ताकि वो भी इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सके। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। इससे क्या मतलब है? एन आपको अच्छे से पता है, एन टर्म्स मतलब कि कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं। अब फर्स्ट एन टर्म्स यानी मान लो ये कह दे पहली 20 टर्म, 20 क्या हो गया? एन हो गया। पहली एक एपी दे दी गई और कहे कि इसकी पहली 20 टर्म्स का सम बताओ, जोड़ बताओ, तो वो आप कैसे पता करोगे? वही सेम बात आ जाती है, हाथ पे करते बैठेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, उसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं। तो चलो एक एपी लिख लेते हैं पहले तो, जिसकी हम बात कर सकें। 3, 6, 9, 12, 15, यही एपी कंटिन्यू कर दे रही हूँ मैं यहाँ पे 15, और फिर इसको 18 और डॉट 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 यहाँ पे मैंने चला दिया। अब मैं कहूँ कि इसकी इस सीरीज की शुरुआती 5 टर्म्स का सम बताओ। क्या कहा मैंने? इस सीरीज की शुरुआती 5 टर्म्स का सम बताइए। तो अब आप वापस उंगलियों पे नहीं लग जाओगे या पेन कॉपी लेके भी। पेन कॉपी लेनी है लेकिन इस फॉर्मूला के लिए, ठीक है? ऐसे पूरा एडिशन करने नहीं बैठना है। अब मैंने तो आपसे 5 ही पूछी हैं, सवाल में पूछ लेगा 20 टर्म्स का सम बताओ। शुरुआती 20 टर्म, शुरुआती 18 टर्म, शुरुआती 30 टर्म, आगे तक चला जाए 75, शुरुआती 75 टर्म। इनफाइनाइट एपी भी हो सकते हैं, फाइनाइट में भी तो 75 लास्ट टर्म हो सकती है। सो अगर इतने बड़े बड़े नंबर पूछ दिए जाए तो आप क्या करोगे? तो हम ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल हम ले रहे हैं कि हमें चाहिए 5 टर्म्स के लिए। तो एस ऑफ एन से क्या मतलब है? सम ऑफ टर्म्स। एन कितना है आपका यहाँ पे? 5 है। मैंने आपसे शुरुआती 5 टर्म्स का ही पूछा, ज्यादा का नहीं पूछा है। एन यहाँ पे वापस आपका 5 आ जाएगा। देखो अब ये सारी चीजें तो आपको क्लियर है। एन होता है हमारा पोजीशन ऑफ द टर्म, होता है नंबर ऑफ द टर्म, ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका ब्रैकेट बड़का वाला। 2 इसके साथ आ रहा है ए, यानी 2 के साथ हमें कर देना है क्या? ए क्या है? पहली टर्म क्या है? 3 है यहाँ पे। सो 2 × 3। उसके बाद आ जाता है प्लस एन है वापस से जनाब 5, तो 5 में से 1 गया। डिफरेंस कहोगे, डिफरेंस नहीं पता अभी तो पीछे सीख के आए हो। अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस कर दो, डिफरेंस मिल जाएगा। 6 में से 3 गया, 3 बच जाएगा आपके पास। तो ये आ गया 3 और ये बड़का ब्रैकेट क्लोज। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे ही इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं, फिर नीचे की साइड चल जाएंगे। 5/2 यहाँ पे आ जाएगा एज इट इज। अब ये बताओ 3 2 6 आ गया, 5 में से 1 गया, 4 बच गया। 4 3 यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 12 कर दिया। ये पूरा ब्रैकेट एक साथ सोल्व कर दिया। स्टेप बाय स्टेप करना चाहो तो कर लेना। इसको और आगे बढ़ा देते हैं। अब ये 6 + 12 हो गया, यानी ये 5/2। अब 6 में मैंने 12 जोड़ देना है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 18। अब मैं इसे काट पीट दूँ जी, बिल्कुल। 2 1 2, 2 9 18 हो जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा। ये निकल के आ गया। इस सीरीज की शुरुआती 5 टर्म का सम होगा 45, यानी कि 45। और इसी तरीके से आप किसी भी सीरीज के कितने भी नंबर्स का टर्म्स निकाल सकते हो। फर्स्ट n टर्म्स, तो कितनी भी टर्म दे दी जाए उनके आप निकाल सकते हो बहुत ही इजीली सम। सो दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आया आपको ये अच्छे से कि किस तरीके से आप पहली, या कुछ भी पूछ लिया जाए कि इतनी टर्म्स निकालो, पहली 20 टर्म, पहली 30 टर्म, पहली 40 टर्म, पहली 50 टर्म, 60 टर्म, 80 टर्म, 90 टर्म, 100 टर्म, इनकी आपको निकालना है सम, तो बहुत आसान से निकाल सकते हो। खाली एन की जगह जितना भी आपसे पूछा जा रहा है वो पुट कर देना, एंड यू कैन इजीली फाइंड द आंसर, यू कैन इजीली फाइंड द सम। अब एक चीज आपने नोटिस की यहाँ पे, बोले क्या नोटिस करना है? ये जो इतना हिस्सा है ये जाना पहचाना सा नहीं लगता, ये थोड़ा देखा हुआ लगता है ना, तो कभी देखा हो, सपने में आया हो। अभी थोड़ी देर पहले ही तो देख रहे थे हमें से। ये क्या है? nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। किसी भी एपी की कोई सी भी टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या था? ये तो था a + n - 1d विच इज इक्वल टू a ऑफ n। तो अगर आप आपको अगर ये याद हो गया हो तो आप चाहो ना तो इस फॉर्मूला को और छोटा कर सकते हो। 2a है तो इसे तो आप a प्लस में a लिख सकते हो, तो ये आपका एक a आ गया, और इतने के अंदर आपका आ जाएगा a ऑफ n, बिकॉज दिस फॉर्मूला इज ऑफ a ऑफ n इज इक्वल टू a + n - 1d। तो इसे आप इतना भी छोटा कर सकते हो, चलेगा। चलो अब आ जाते हैं, आप कहोगे यहाँ एक और फॉर्मूला लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये किसके लिए है? दिख तो सम का ही रहा है, s ऑफ n लिखा हुआ है, क्या चक्कर है इसका? चलो इसको भी देख लेते हैं। इसके क्या है, जैसा कि हमने पढ़ा कि 2 तरीके की एपीज हैं हमारे पास, एक है इनफाइनाइट एपीज एंड सम आर फाइनाइट एपीज। वो डिपेंड करेगा सवाल के ऊपर कैसी एपी हमें दी गई है। तो अगर किसी सीरीज के अंदर या किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आपको लास्ट टर्म दे दी गई हो, आखिरी टर्म दे दी गई हो, तो जनाब आपको ये पूरी राम कहानी करने की कोनो जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, दैट a ऑफ n इज इक्वल्स टू l, एंड l इज द
लास्ट टर्म फॉर द फाइनाइट एपीएस, ठीक है, जो जिनमें फिक्स्ड है कि भैया इतने नंबर ऑफ टर्म्स है और ये अपनी आखिरी टर्म है, तो उसके अंदर ए ऑफ एन अपना एल हो जाता है। सो यहाँ पे भी क्या हो गया, ए प्लस में एल लिखा हुआ है, यानी लास्ट टर्म। अब अगर आपको एक एपी दी गई हो, मान लो यही एपी ले लेते हैं, लेट्स से दिस इज द सेम एपी, मैं यहाँ से 18 को हटा देती हूँ, इसकी फिक्स टर्म आपके पास आ जाए, अरे भाई मिट जा, ये यहाँ से गायब हो जाए, इसको वापस लिख देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 3 6 9 एंड डॉट लगा दिया 12 के लिए, और मैंने यहाँ लिख दिया 15, ठीक है, और मैं कह रही हूँ कि आपसे 15। अब मैंने कह दिया कि आप इस सीरीज की सेम वही बात है कि 5 टर्म का सम निकाल के बता दीजिए। तो देखो आपको पता है n/2 5 टर्म्स की बात हो रही है, यानी 5/2 आ जाएगा। ए क्या है, ए आपको पता है 3 है यहाँ पे। अब क्या करना है, अब वो पूरा झमेला कतई नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करना, आपको सीधी लास्ट टर्म उठानी है। एल से मतलब है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म अगर आपके पास है तो वो आप ले लोगे, दैट इज 15, तो ये हमने यहाँ पे 15 कर दिया। आगे बढ़ते हैं, इन्हें जोड़ देंगे, 5/2 आ जाएगा, इंटू 15 + 3 कितना होगा, 15 + 3 इज 18, 2 1 2, 2 9 18 एंड 9 5 45। सेम आंसर आया जैसा आपका ऊपर आया था, बिल्कुल डिट्टो आंसर आया, पर यहाँ पे क्या था, आपको लास्ट टर्म थी। तो ये दोनों फॉर्मूलाज एप्लीकेबल हैं, आप ये दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हो जनाब। बस कंडीशन याद रखिएगा कि ये a + l वाला काम आएगा जब आपके पास लास्ट टर्म गिवन हो, आखिरी टर्म हमारे पास हो, आप कह सकते हैं फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो। तो अब कहोगे कभी कभी लास्ट टर्म ना दी गई हो, हमें खुद ही निकालनी पड़ जाती है, फिर वो लास्ट टर्म निकाल के उसके बाद सम करना पड़े, ठीक है, लास्ट टर्म निकालेंगे। एक्सरसाइज 5.3 के अंदर वो पूरा कॉन्सेप्ट देख लेंगे किस तरीके से आप निकाल सकते हो। सो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया हो कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी कैसे निकालते हैं, या किसी भी एपी की कोई सी भी nth टर्म कैसे निकालते हैं, वो पिछला फॉर्मूला था। किसी भी एपी की शुरुआती कुछ टर्म्स का एडिशन करना हो, सम निकालना हो, तो वो हम कैसे निकालेंगे, उसके ये दोनों फॉर्मूला हैं। इन दोनों को नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिएगा और आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा। एक बार फॉर्मूला याद हो गया और समझ आ गया कि सवाल में पूछ क्या रहा है, तो आप आसानी से कोई भी सवाल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सोल्व कर सकते हो। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 हो गया है कंप्लीट। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो, मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो देते जाओ। वो क्या है ना, मुझे अब 2 ही चॉकलेट्स मिली थी, तो मैंने हिसाब लगाया तो अगले साल मुझे 4 मिलेंगी, फिर उसके अगले साल मुझे 6 मिलेंगी, यानी +2 मैंने ऐड तो कर दिया। पर मुझे ये बताओ, आज से 10 साल के बाद मुझे चॉकलेट डे पे कितनी चॉकलेट्स मिलेंगी। अब तुमने तो शिविका की पाठशाला के ऊपर ये कॉन्सेप्ट सीख लिया है ना, तो देखो तुम्हारे लिए सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, बस तुम कमेंट बॉक्स में जल्दी से ये बता दो कि 10 साल के बाद कितनी चॉकलेट्स मुझे मिलेंगी। पहली टर्म तुम्हारी 2 है, ठीक है, और n जो भी था वो नंबर ऑफ टर्म्स वो 10 है, क्योंकि तुम्हें 10 साल के बाद की बतानी है, एंड डिफरेंस 2 है। अब ये जल्दी से बताओ a ऑफ n की वैल्यू, 10 साल के बाद मुझे कितनी चॉकलेट्स मिलेंगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दे देना। हाँ, तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो, हमने इस वीडियो में जो जो टॉपिक समझे हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए हो, तो जनाब इस वीडियो को तो लाइक आपने अब तक कर ही दिया होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो आपने अब तक लाइक तो कर ही दिया होगा, तो चैनल को भी कर दीजिए, हम बताएंगे सब्सक्राइब, सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब, जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशंस मिलते रहते हैं, साथ ही साथ उनके एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी मिलते रहते हैं, और यहाँ आप रटते नहीं हो, समझते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।